फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीटी स्कैन के चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रईस अनीस है। मैं न्यूरो सर्जरी रजिस्ट्रार हूँ अजीज़ भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात में। सो अभी आप भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें अपना, ताकि फिर मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मेरी ऑडियंस क्या है। नेम, स्पेसिफिक फील्ड कोई है तो वो बता दें अपनी। ओके। डॉक्टर अदनान खान, पेडियाट्रिक्स, पेशावर से। वेलकम डॉक्टर अदनान। डॉक्टर शहजाद, ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची। ओके, वेरी गुड। वेलकम डॉक्टर शहजाद। बाकी भी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें फिर, ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। मुदस्सर, बीएस रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर। वेरी गुड, वेलकम मुदस्सर। ओके, वॉइस इज क्लियर। वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर? ओके। जफरुल हक, बीएस रेडियोलॉजी, थर्ड सेमेस्टर। ओके, वेलकम। चलें, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अस्मा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएस रेडियोलॉजी इमेजिंग। सो हमारे पास रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं आज, माशाल्लाह। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। हाउसबिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है डॉक्टर प्लेस एकेडमी के बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशनल टीम ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट जो अपनी रिलेटेड स्पेशलिटीज होते हैं उससे रिलेटेड जो हैं वो आपको लोग जो हैं वो अपनी स्पेशलिटी को क्लिनिकली और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं और आपको थोड़ा सा पढ़ाते भी हैं। दूसरा, फ्री यूट्यूब कोर्स हैं इनके, जहाँ पर एक्सरे इंटरप्रिटेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और ये लाइव क्लासेस हैं। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं आपके। सो सीटी ब्रेन, ट्रॉमा मैनेजमेंट, एबीजीएस मैनेजमेंट, ये सारी भी चीज़ें हैं। सो मीट द फाउंडर्स। डॉक्टर मोहम्मद हुज़ैफा हैं प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर हूर अब्बास जैदी हैं सीईओ। सो इनका जो है वो फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम का भी, यूट्यूब का भी और वेबसाइट भी है। सो आप इन सारों को चेकआउट कर सकते हैं। सो लेटेस्ट कोर्सेज जो उनसे हैं वो शेयर हो रहे होते हैं फेसबुक पे भी और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। सो माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद रईस अनीस। मैं रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ गुजरात से। सो द पहला जो हमारे पास रीज़न आता है कि हमें क्यों सिटी स्कैन आना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा सिटी स्कैन जो ब्रेन है वो हर स्पेशलिटी को मेरे ख्याल से आना चाहिए। ठीक है। वो स्टूडेंट से लेके मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर से लेके न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन से लेके मेडिकल स्पेशलिस्ट, बीएस रेडियोलॉजी वाले बंदे या बाकी सारे जितने भी हैं, उनको बेसिक्स एटलीस्ट जो है वो ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं यार के अंदर उनको टाइमली मैनेज कर सकें। अब सीटी स्कैन आएगा तो ही आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। आपको अगर न्यूरोसर्जी की इंटरवेंशन चाहिए तो आप उसको न्यूरोसर्जी की इंटरवेंशन के पास भेजेंगे, आप उसको न्यूरोलॉजी की साइड पे भेजेंगे। स्ट्रोक है तो आप देख सकेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकेंगे। सो हर हॉस्पिटल के अंदर हर वक्त रेडियोलॉजिस्ट की जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए आपको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कि आपने अगर पेशेंट को न्यूरोसर्जी की इंटरवेंशन चाहिए और आपके सेटअप में नहीं है तो आपको पता होता है कि आप मरीज को वहां पर भेज सकें।
सो हिस्ट्री पे थोड़ा सा चले जाते हैं सर। गोल्डफ्रे हाउसफील्ड थे जिन्होंने 1972 के अंदर इसको इन्वेंट किया था, और इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए 1979 के अंदर। सो ये काफ़ी अर्सा, काफ़ी टाइम हो गया। उस वक्त की मशीन इस तरह की थी। सो हिस्ट्री में यही है कि 1970 से स्कैन होना स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त इसके अंदर थोड़ी सी बातें ये बताई गई हैं कि उस वक्त स्कैन को एक को होते हुए जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स लगते थे। सो क्या करता था कि 20 मिनट्स लगते थे रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए, और 10 मिनट्स लगते थे, और 30 मिनट्स लगते थे आपके हाथ में फिल्म को आने के लिए। ठीक है। और अब क्या होता है कि आप, अगर आप में से जो बंदे हैं जो रेडियोलॉजी के हैं वो तो मेरे ख्याल से जाते होंगे, बाकी भी जो ईआर में जाते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी आरटीए का पेशेंट आता है तो हम स्कैन के लिए भेजते हैं, और मेरे ख्याल से मिनट्स के अंदर जो है वो हमें स्कैन जो है उसकी फिल्म हमारे हाथ में होती है। और उससे भी ज़्यादा जल्दी हमारे सामने जो है ना वो उसका जो कंसोल है उसके ऊपर उसकी इमेजिंग आ जाती है। सो मल्टी, अब आजकल जो सा है वो मल्टी स्लाइस जो है वो स्कैनर्स आ गए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे किस तरह की जो है वो ये मशीन्स होती हैं। सो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो ये है कि आपको जल्दी फॉर्म जल्दी मिल जाता है, और साथ में एंजियोग्राफी वगैरह में भी आपको हेल्प आउट हो जाता है। सो ये अर्ली का स्कैनर है, जब 1970s के अंदर स्कैन जो है वो इन्वेंट हुआ था। और उस वक्त पे जो है स्कैन को जो इमेजिंग बनती थी वो इस तरह की कुछ बनती थी। सो इस इमेज से हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अर्ली चीज़ होती है वो बेशक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। स्टार्ट होती है ऐसी बिजनेसेस हैं जो कि बहुत छोटी एक दुकान से स्टार्ट हुए, और आज वो आजकल जो है वो मिलीनियर बिलियनर की फॉर्म ले गए हैं। इस तरह इस बंदे को ये सोच आई कि मैं इस तरह की चीज बनाता हूँ जो कि हेल्प आउट हो आगे जनरेशन में, आगे पेशेंट्स में, आगे ह्यूमंस के लिए। सो 1970s में उसकी सोच आई, उसने इसको इन्वेंट किया। एट दैट टाइम ये अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो कि आजकल आप कंपेयर करते हैं आजकल के स्कैन्स के साथ। बट अगर वो इनिशिएटिव उस एट दैट टाइम पे ना लेता तो आज हमें इतने अच्छे इमेजेस ना मिल रहे होते। तो इसलिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री और बेसिक्स का पता होना चाहिए। सो ये सीटी स्कैन मशीन का पार्ट्स हैं। इसी तरह की आपको मशीन नजर आती है, इसके अंदर ये जेंट्री होती है। बेसिकली ये सारा कवर्ड है। सो ये सारा का सारा पार्ट कवर्ड है। इसके अंदर एक साइड पे एक्सरेज रेस का लगा हुआ होता है, और दूसरी साइड पे डिटेक्टर लगा होता है। सो वो रेस ट्रांसमिट होती हैं, और डिटेक्टर उसको एक्सेप्ट करता है, डिटेक्ट करता है, और उसका इमेज जो सा है वो आपके कंसोल पर बनकर आता है। इमेजिंग फॉर्मेशंस क्या होती हैं कि एक्सरेज हुआ, ये पीछे अब हम इजी वर्ड्स यूज करेंगे ताकि हम लोग इस कोर्स को जो है ना वो इजी रख सकें, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर सको, और बाद में फिर आप इस आहिस्ता आहिस्ता उस कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लेक्स करते जाओ। जितना मर्जी आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आप जाते रहो, उसका प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होना चाहिए। सो एक्सरेज जो सी है वो मशीन एक एक्सरेज फेंक रही है, एथेन्यूएशन हो रही है। मतलब ये कोई भी बॉडी है, लेट सपोज एक ह्यूमन बॉडी है, वो उसके अंदर से टिश्यूज में से जो है एक्सरेज मूव कर रही है। सो जो टिश्यूज होते हैं उसकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है, कुछ रेस पास होने देता है, कुछ नहीं होने देता। सो दूसरी साइड पे रिसेप्टर्स लगा होता है, वो उस रेस को रिसेप्ट करता है। रिसेप्ट करने के बाद उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, और फिर कंसोल के ऊपर एक इमेज बनाया जाता है। सो क्या है, ये अगेन वही चीज बताई गई है कि इस तरह से एक बॉडी है, ब्रेन, उस पर स्कैनर काम कर रहा है, डाटा स्कैन हुआ, इमेज रिकंस्ट्रक्शन हुई, डिजिटल इमेजिंग हुई, उसके बाद कन्वर्जन होगी आपके कंसोल के ऊपर। और ये काफी फास्ट होता है। ये एक छोटी सी इमेजिंग पिक्टोरियल इमेज है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हेलिकल की इमेज है, हेलिकल सीटी स्कैन की इमेज है। इसके अंदर पेशेंट जो सा है वो पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये ब्रेन का पार्ट है, और इसमें पूरा का पूरा बॉडी का स्कैन हो रहा है। सो ये पूरा पूरा स्कैनर जो सा है वो मूव कर रहा है सर्कुलर शेप के अंदर, और ये पेशेंट आगे और पीछे मूव कर रहा है वर्टिकल मूवमेंट में। इस तरह से क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो है ना वो आपकी एक्सरेज मूव कर रही हैं, इसके अंदर से पास ऑन कर रही हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो डिकोडर और डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि एक्सेप्ट करके इमेज एक क्रिएट कर रहा है। ये गेन प्रिंसिपल वही सेम चीज है, जैसे कि ये आप एक्सरेज फेंक रहा है और एक डिकोडर लगा हुआ है जो कि उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो जो सीटी स्कैन की इमेज है वो हमेशा 2D होती है। 3D हम खुद क्रिएट करते हैं कंसोल के ऊपर। जो लोग काम करते हैं कंसोल के ऊपर बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सर्जरी करनी है, डिप्रेस फ्रैक्चर आ गया है, सो मेरी डिमांड है कि आप इसको 3D बनाकर दे दें। सो बेसिकली मशीन ने खुद डायरेक्ट 3D नहीं लिया होता, उसने 2D इमेज लिया होता है। 2D इमेज को फिर वो 3D में कन्वर्ट करता है। सो आप लोगों ने कभी जो हमारे बीएससी के बीएस रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी 3D इमेज क्रिएट किया है अपने कंसोल के ऊपर?
या बाकियों ने किसी ने 3D इमेज देखा है? एनीबॉडी? ओके, चलें कोई बात नहीं, हम आगे जाके देखेंगे। सो अब एक मशीन है, एक मशीन के अंदर हमने उसके आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ होती हैं जो उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब सीटी स्कैन मशीन है, हमें अगर मशीन का स्कैन्स देखने हैं तो उसके बारे में हमें ये इल्म कौन होना चाहिए कि उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। वो पहला क्या है कि मशीन का अपना प्रॉब्लम है, नंबर एक, क्या मशीन के प्रॉब्लम की वजह से इमेज खराब आ रहा है। नंबर टू, जो पेशेंट आप लेटा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, और थर्ड ये है कि जो इमेज बना रहा है, जो कंसोल पे बैठा है, उससे कोई मिस्टेक हो रही है। सो ये ऑपरेटर या ऑपरेटर का इशू है। सो तीन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहला तो ये आ गया आपके पास मूवमेंट आर्टिफैक्ट। मूवमेंट आर्टिफैक्ट क्या होता है? जब भी आप सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को भेजते हैं तो अक्सर पेशेंट जो है उसको कहा जाता है कि स्टिल लो, अगर वो इरिटेबल है तो वो कहते हैं इसको सिडेट करके भेजें। ठीक है, आपको सिडेट कर कर भेजना पड़ता है, क्योंकि इमेज जो है वो अगर आप सिडेट करके नहीं भेजते और पेशेंट मूव करता रहता है तो इस तरह के आर्ट इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसा लगेगा ये कोई वाइट है तो ब्लीड है, ठीक है, ये कहीं इन्फॉक्ट है, ये कैसा इमेज है। सो अगर आपको इस तरह का इमेज नजर आ जाए आपको, तो आपको फौरन एक इस चीज को सोचना है कि कहीं ये मूवमेंट आर्टिफैक्ट नहीं है, कि पेशेंट मूव कर गया है। अब उसी पेशेंट का दोबारा स्कैन करवाया गया है जो कि स्टिल था, सो इस तरह का स्कैन है। सो दोनों स्कैन्स में कितना डिफरेंस है, इस स्कैन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई मूवमेंट आर्टिफैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये मेडिकल कोई आर्टिफैक्ट, फॉर एग्जांपल आप किसी का सीटी स्कैन करवाते हैं तो इस तरह की कोई चीज पड़ी हुई नजर आ रही है, तो ये कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? खैर मेंशन्ड है, क्या इसके बारे में पता है, कभी किसी ने ये प्रोसीजर देखा है, या फिर कभी इस तरह का स्कैन देखा हो आपने या आपके पास आया हो? शंट है, ठीक है अदनान। शंट क्या चीज है, मतलब कि आपको इसका नॉलेज है? बेसिकली ये है वीपी शंट। ठीक है, वीपी मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेरी गुड। सो वीपी शंट के अंदर क्या किया जाता है, जब हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस, ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल इसमें टच भी दूंगा, क्योंकि वर्किंग हूँ तो, और क्लिनिकल मेरी चीजें चलती हैं। सो मैं आपको क्लिनिकली भी साथ बताता जाऊंगा। बेसिकली इसके अंदर एनलार्ज वेंट्रिकल्स हैं। सो हाइड्रोसेफलस की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि आपका जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का, वो बहुत ज्यादा होता है सीएसएफ का। सो ज्यादा होने की वजह से जब वहां पर कोई ब्लॉकेज है, कोई और मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जब हाइड्रोसेफलिस का हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उस सूरत में हम एक बाईपास क्रिएट करते हैं जिसको आप कहते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। यानी कि शंट का एक जो पार्ट है, एक मुंह जो है वो आपका इस वेंट्रिकल के अंदर होता है, और दूसरा पार्ट जो सा है आपका पेरिटोनियम के अंदर होता है, यानी कि पेट में होता है। ठीक है, सो ड्रेनेज यहाँ से वहां की तरफ हो रही होती है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर पॉइंट। अब सिंगल स्लाइस आर्टिफैक्ट, सिंगल स्लाइस आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकते हैं? आप देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट सा ये लग रहा है, पता नहीं ब्लीड तो नहीं है। ठीक है, सो अगर ये सिंगल स्लाइस में नजर आ रहा है तो लेस लाइकली है कि ब्लीड हो। ठीक है, सो सिंगल स्लाइस आर्टिफैक्ट आप इसको कहते हैं जो कि सिर्फ एक स्लाइस के अंदर आ रहा होता है। समटाइम्स पोजीशन जो सी है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है पेशेंट की, सो उसकी जो है ना वो एक बोन का एक हिस्सा, एक शेडो जो है वो नजर आ रहा होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? ये स्कैनिंग टेक्निक है। सो पेशेंट आपका सुपाइन होगा, ठीक है, और इसमें इंटरवल्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10 mm का इंटरवल होता है अडल्ट के लिए, और 7 mm का होता है 5 to 7 का चिल्ड्रन के लिए। सो ये मल्टी और भी आर्टिफैक्ट्स हैं इसके अंदर। जो पहला वाला आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है आपको, ये वही मूवमेंट आर्टिफैक्ट है। ये किसी ने देखा है स्कैन, ये वाला सेकंड वाला? कभी इस तरह का स्कैन आपने देखा हो, या कोई मुझे बता सकता है कि क्या चीज हुई होगी? जी डॉक्टर नाम। आप लोग ठीक बताएं गलत बताएं, आप ये प्लेटफॉर्म किसी को जज करने का नहीं है। ठीक है, आपने खुलकर जो है ना वो आपने बातें करनी है, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। डिस्कशन एंड इंटरेक्शन करने से ही जो है ना हम लोगों का जो है ना वो नॉलेज इंक्रीज होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। सर ड्यू टू टेक्निकल इशू मैं अभी ज्वाइन किया है, आप काइंडली जो पढ़ाया है वो रिपीट कर दें। डॉक्टर अमीर, कोई इतना ज़्यादा हमने नहीं अभी पढ़ा।
ठीक है। अभी हमने जस्ट स्टार्ट लिया है, शुरू में जो इंट्रोडक्शन है वो एकेडमी का इंट्रोडक्शन था सारा का सारा। उसमें थोड़ा सा हमारा 5 7 8 मिनट गुजर गए हैं। ठीक है, और बाकी जो है हम लोग आर्टिफैक्ट्स पे आए हैं अभी। तो ये हमारा समझ लें कि, समझ लो पहला टॉपिक ही है। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि 1979 के अंदर जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। अभी हम लोग जो है ना असल जो पढ़ाई हमने स्टार्ट किया वो यही आर्टिफैक्ट से स्टार्ट की है। ठीक है, मूवमेंट आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये जो सेकंड वाला है वो क्या है? दिस इज मेटेलिक आर्टिफैक्ट, वेरी गुड। ठीक है, मेटेलिक आर्टिफैक्ट क्या हो सकता है? गन शॉट हो सकता है। इसमें किसको कहते हैं? सन रे अपीयरेंस। सन होता है ना सूरज, उसकी शुआएं निकलती हैं। तो जब भी किसी ने कोई मेटल पहना होगा, अब बुलेट भी तो मेटेलिक ही होती है। सो बुलेट अगर ब्रेन के अंदर पड़ी है या ऑसिपिटल पार्ट के अंदर पड़ी हुई है, तो उसमें जब भी आपकी सीटी स्कैन की रेडिएशन जाएंगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो इसको कहते हैं आप सन रे अपीयरेंस। ठीक है, और ये है बीम हार्डनिंग इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर ये जो थोड़ा सा आपको डार्क डार्क सा नजर आ रहा है ये वाला, तो ये बेसिकली बोन का शेडो है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो समटाइम्स हम समझते हैं कि ये कोई इंफाक पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ये मल्टी कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर अमीर, आप समझ गए हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन। ठीक है, अब कितना अच्छा नजर आता है। मैंने दिखाया था कि किस तरह का नजर आता था 1979 के अंदर। अगर आप इस इमेज को देखें, ये किस तरह का है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे साइंस ने और बाकी चीज़ों ने तरक्की की, सो इस तरह का अब स्कैन नजर आता है जो कि काफ़ी चीज़ें हमें बता जाता है। ठीक है, सो प्रिपरेशन क्या होती है कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का जो है वो स्कैन करवाने से पहले आपको फूड का रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाना पड़ता ना, उसका आपको वाटर का रिस्ट्रिक्ट करवाना पड़ता है। बट कंट्रास्ट के मामले में आप फिर भी 4 to 6 आवर्स का जो है वो एनपीओ करवाते हैं। वाई? एनीबॉडी कैन टेल मी वाई? तो कंट्रास्ट के अंदर थोड़ा सा सेफ होता है कि आप 4 to 6 आवर्स का जो है एनपीओ करवा दें, सेफ्टी मेजर्स के लिए। रीजन होती है कोई, क्यों इतने एनपीओ करवाने का सोचते हैं इसके बारे में? एस्पिरेशन, एक्सीलेंट। ठीक है, सो एस्पिरेशन बेसिकली कंट्रास्ट एलर्जी बहुत ज्यादा होने के चांस होते हैं। ठीक है, सो इफ जो है वो अगर रिएक्शन हो जाए एलर्जी से, तो सबसे पहले वॉमिटिंग होनी है। और पेशेंट ने अगर वॉमिटिंग की तो वो साथ ही एस्पिरेट कर जाएगा। सो एस्पिरेशन के थोड़े से जो है ना वो खतरे के लिए आप इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा, सीटी स्कैन के अंदर आपने थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर है। सो प्रेगनेंसी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर जो है ना आपने या तो बहुत ही जरूरी है तो फिर करना है, यानी कि रिस्क बस वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए। ठीक है, और अगर जो है वो अननेसेसरी है तो फिर आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नर्सिंग मदर जो है वो मे वेट कंट्रास्ट की सूरत में कि 24 आवर आफ्टर कंट्रास्ट मटेरियल इंजेक्टेड बिफोर रिज्यूमिंग ब्रेस्ट फीडिंग, देयर इज अ रिस्क फॉर एलर्जिक रिएक्शन टू द डाई। हाउ अबाउट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर? द सेम रेडिएशन एक्सपोजर तो सेम है। ठीक है, बट ये कहा जाता है कि ब्रेन के मामले में रेडिएशन बहुत मिनिमल होती है, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉन्शियस। ठीक है, सो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आरटीए का पेशेंट है और 10 जीसीएस है, और मैं इस चक्कर में जनाब अली ना करवाऊं कि जनाब रेडिएशन एक्सपोजर हो जाएगा, तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट कुछ नहीं रहेगा ना। रिस्क ज्यादा है, पेशेंट को कोई ना कोई ब्लीड हो सकता है ब्रेन के अंदर, आईसीएच हो सकता है, एसटीएच हो सकता है, ईडीएच हो सकता है। सो सेकंड चीज ये है कि आप शीट शीट यूज कर लेते हैं तो फिर तो मिनिमल एक्सपोजर हो जाता है। सो शील्ड यूज कर लें, लेड शीट जो सी होती है वो अक्सर सीटी स्कैन मशीन्स में पड़ी हुई होती हैं। तो वो आप यूज कर लें, तो उसमें जो है ना वो लेटेस्ट गाइडलाइंस कहती हैं कि बहुत कम रेडिएशन जो है ना वो एक्सपोजर होता है टू द फिटस। ठीक है, क्लियर डॉक्टर अदनान? ओके, सो पेशेंट विद किडनी फेलियर और अदर किडनी प्रॉब्लम शुड नोटिफाई द डॉक्टर, ये कंट्रास्ट की सूरत के अंदर है। ठीक है, डायबिटिक्स मेडिसिन जो उनसे ले रहे होते हैं पेशेंट्स, ग्लूकोफेज वगैरह, उसमें भी जब आपने कंट्रास्ट लेना है तो इंक्वायर कर लेना है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्लियर डॉक्टर अदनान, आपको क्लियर हो गया? और हमारे साथ आए थे डॉक्टर अमीर। डॉक्टर अमीर, आप हमारे साथ ही हैं? समझ में आ रहा है आपको? सारों को समझ में आ रहा है? जहां से आपको जो है वो नहीं समझ में आया, आप मुझे रोक देना। आर्टिफैक्ट्स बेसिकली आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स ऑफ द मशीन कह सकते हो, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। लाइक अगर मैं आपको आर्टिफैक्ट के बारे में, हमने पीछे स्लाइड्स में देखा है
कि हमने बात की कि अब पेशेंट अगर सीटी स्कैन की मशीन में लेटा हुआ है तो वो अगर मूव कर जाएगा तो फिर इस तरह का इमेज आएगा। ठीक है, और अगर वो मूव नहीं करता और स्टिल रहता है और हम रिपीट स्कैन करवाए तो इमेज बेहतर आएगा। सो दिस इज आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स वो चीज है जो कि इधर हमें क्या लग रहा है कि जैसे शायद ये ब्लीड हो सकता है, ये पता नहीं है नॉर्मल है। तो आर्टिफैक्ट्स वो चीजें हैं जो समटाइम्स ऑपरेटर की वजह से या पेशेंट की मूवमेंट की वजह से कुछ चीजें आ रही होती हैं, जो कि हमारे असल डायग्नोसिस में जो है ना वो उसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। आ रहा एम आई क्लियर डॉक्टर अमीर? क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा? व्हाट इज एस्पिरेशन? ओके। एस्पिरेशन ये चीज होती है कि जब आप वॉमिट करते हो ना, तो अगर आपका कुछ वॉमिटिंग का कुछ हिस्सा जो है वो आपके ट्रैकिया के अंदर यानी कि सांस की नाली में चली जाए तो उसको आप एस्पिरेशन कहते हो। ठीक है, तो सांस की नाली में नॉर्मली तो नहीं जाता। तो जब सांस की नाली में कोई चीज ले लेंगे तो वो आपका सांस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका सांस जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो आप वो जो चीजें जो कंटेंट्स हैं जो आपके गैस्ट्रिक के कंटेंट्स हैं, यानी कि पेट के जो आपके मैदे के जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आपके सांस की नाली में चली जाएंगी, तो फिर उसको आप एस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मुदस्सिर? चलें आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये प्रिपरेशन होगी हमारी। एडवांटेजेस ऑफ सीटी स्कैन देखने हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? एक तो इजी अवेलेबिलिटी। अब आप देख सकते हो सीटी स्कैन की मशीन आपकी मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है, इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन इन THQs। ठीक है, इन DHQs टर्शरी केयर में तो है ही है। लेकिन आपके मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना वो आपकी टेरिटरी में जहाँ आसपास है तो वहाँ सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, फास्ट है, जल्दी हो जाता है। बेटर फॉर बोन एंड एक्यूट ब्लड। ठीक है, बोन के लिए बहुत अच्छा है, उसकी जो है बोन के फ्रैक्चर्स वगैरह को बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करता है। एक्यूट ब्लड को बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जो लीजन्स है आपके बोन के स्कल बेस वगैरह के उसको अच्छा आइडेंटिफाई करता है। कैल्सिफिकेशंस को बहुत अच्छा बताता है। ठीक है, लेस लिमिटेड बाय द पेशेंट फैक्टर्स हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? दो हैं मेनली। ठीक है, एक तो ये कि हाई रेडिएशन रेडिएशन एक्सरेज यूज हो रही हैं। डॉक्यूमेंटेड जो है वो एक दो ऑक्सफोर्ड की मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर तकरीबन कहा है कि 600 to 700 एक्सरेज हों तो एक सीटी स्कैन बनता है। सो इट वेरी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, कहीं पे 400 एक्सरेज के मुकाबले में एक सीटी स्कैन बताया गया है। सो इट डिपेंड्स कि आप सीटी स्कैन कितना कर रहे हो। अगर आप ब्रेन सिर्फ कर रहे हो तो उसमें एक्सपोजर कंपैरेटिवली कम होगा। अगर आप पूरा चेस्ट कर रहे हो और एब्डोमेन भी कर रहे हो तो उस पर एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। सो आपका दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि पुअर विजुअलाइजेशन ऑफ पोस्टीरियर फोसा लीजन। सो पोस्टीरियर फोसा के अंदर जो लीजन्स होते हैं वो सीटी स्कैन में बहुत अच्छे विजिबल नहीं होते, बहुत अच्छे नजर नहीं आते। सो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पोस्टीरियर फोसा को है क्या चीज, कहाँ पर होता है। सो बेसिकली सीटी स्कैन पे हमने सारा पढ़ना है कि कौन सा एरिया किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये याद रखें कि पोस्टीरियर फोसा जो है उसकी पुअर विजुअलाइजेशन होती है। अब सीटी स्कैन के ना तीन प्लेन्स हैं। सो मोस्टली जो हमें प्लेन सीटी स्कैन में नजर आता है, जो हमें सीटी स्कैन हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर, वो बेसिकली एक्सियल प्लेन होता है। सो एक्सियल प्लेन जो है वो इस तरह से कट ले रहा है ब्रेन के, यानी कि ऊपर से नीचे। अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं तो अगर समझ लें कि 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप 20वां फ्लोर हटा रहे हैं, फिर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं 19 फ्लोर देख रहे हैं, फिर 19 फ्लोर हटा रहे हैं, आप 18 फ्लोर देख रहे हैं। कट्स कट रहे हैं। ठीक है, सो ऊपर से नीचे की तरफ कट्स कट रहे होते हैं, इसको आप एक्सियल प्लेन करते हैं। मोस्टली जो हमें सीटी स्कैन्स मिलते हैं, जो हम देखते हैं, या ज्यादा डाटा हमें जो ज्यादा नजर आता है वो हमारा एक्सियल प्लेन पे नजर आता है। लेकिन कुछ डिमांड कर लेते हैं हम, बाज औकात हमें कॉर्नर प्लेन और सैजिटल प्लेन चाहिए होता है। वो खास है, वो कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं। बट ये कॉर्नर प्लेन हमें पिट्यूटरी और सेला और साइनसिस के लिए चाहिए होता है। अगर आप सैजिटल प्लेन देखें तो ये सेंटर वाला प्लेन नजर आ रहा है, और अगर आप कॉर्नल देखें तो कॉर्नल जो है साइड से। कॉर्नल की एग्जांपल आप जो सैजिटल प्लेन है उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक गली में 10 मकान है, आप एक गली के एक साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, एक मकान को हटाया, आप सात वाले मकान में देख रहे हैं, फिर तीसरे वाले में देख रहे हैं, फिर चौथे वाले हाउस में देख रहे हैं, फिर पांचवे वाले हाउस में देख रहे हैं। सो इस तरह से कट्स हो रहे हैं। सो एवरीबॉडी गॉट माई पॉइंट के प्लेन्स के बारे में। ये प्लेन्स की एक और एग्जांपल है। इस तरह से कट सेक्शंस, बेसिकली जो मशीन है वो ये कट्स काट रही है ऐसे।
और इस तरह से हमें इमेजेस बनाकर दे रही है डिफरेंट एरियाज के। ये प्लेन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप जानों को हैं बताएं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे ये जरूरी है कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमने आगे से चलना है। बाकी लोगों को। सो ये दिस इज एक्सियल प्लेन। ठीक है, ये एक्सियल प्लेन है। ओके, ये एक्सियल प्लेन है। नॉर्मली हम लोग को ज्यादातर स्कैन इसी सूरत में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। और अब ये एग्जांपल मैंने दी है एक्सियल प्लेन की, ये एग्जांपल है। कॉर्नर प्लेन ये है, इस तरह से ब्रेन के पार्ट्स को दिखा रहा है। और सैजिटल प्लेन साइड से ब्रेन के पार्ट्स को दिखा रहा है। सो ठीक है, डिफरेंट मोस्टली हम लोग को ज्यादातर इंफॉर्मेशन और ये एक्सियल प्लेन के अंदर ही मिलती है। कोई स्पेशल कोई खास पिट्यूटरी का ट्यूमर वगैरह हो या हमारी खास डिमांड हो तो हम बोलते हैं, तो वो फिर हमें बनाकर भेज देते हैं। सो ये एक और एग्जांपल है, ये एक्सियल की है। ठीक है, ये कॉर्नर प्लेन की है और ये सैजिटल प्लेन की है। अगेन एग्जांपल प्लेन्स की। ठीक है, पिक्टोरियल इमेजेस मैंने इसलिए ज्यादा लगाई हैं ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कोई इमेज फिक्स हो जाए, बैठ जाए। सो एक्सियल प्लेन के अंदर आपके स्लाइसिस ऐसे बन रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और कॉर्नर प्लेन के आप पीछे से आगे की तरफ स्लाइसिस बन रहे हैं या आगे से पीछे की तरफ। और सैजिटल प्लेन के आपके स्लाइसिस साइडों से एक साइड पे इस तरह करके बन रहे हैं। ठीक है। सो सीटी स्कैन के अंदर जो है टू विंडोज यूज होती हैं। एक होती है आपकी ब्रेन विंडो और एक होती है आपकी बोन विंडो। सो ब्रेन विंडो जो सी होती है उसके अंदर आपको ब्रेन बहुत अच्छा नजर आता है। सो आप ब्रेन को देखने के लिए सारा कुछ करते हो। आप इसके अंदर कोई अगर ट्यूमर है तो दिखेगा आपको, कि ब्लड है तो दिखेगा आपको। और बोन के अंदर आप क्या करोगे? बोन के अंदर आपको बोन के स्ट्रक्चर ज्यादा देखेंगे, कोई फ्रैक्चर है तो बोन नजर आएगा, कोई बोन का ट्यूमर है तो नजर आएगा। सो ये दोनों जो है ना, अगर आप ऊपर वाले प्लेन में देखें तो अक्सर हमारे पास बोन विंडो और ब्रेन विंडो दोनों एक साथ दी गई जाती हैं ताकि हम लोग को रिलेट कर सकें। सो टाइप ऑफ सीटी स्कैन नॉन कंट्रास्ट हमने पढ़ा, एक तो वो होता है जो कॉमनली यूज होता है और एक कंट्रास्ट होता है। सो जो कंट्रास्ट वाला है वो एवेलुएट करने के लिए होता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के लिए, ट्यूमर्स के लिए, साइट्स ऑफ इंफेक्शन के लिए। relative contraindication is allergy and renal failure. अब slices then up usually 5 to 10 mm. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने बात की कि ये स्लाइसिस काटता है ऊपर से नीचे की तरफ, जो हमारे एक्सियल ब्रेन के स्लाइसिस काट रहा है सीटी स्कैन मशीन। लेकिन इन स्लाइसिस को सेट करता है जो कंसोल पे ऑपरेटर बैठा होता है। ऑपरेटर ने अमूमन जो मोस्टली सेट करते हैं 5 से 10 mm पे करते हैं। लेकिन अगर का मतलब क्या है कि स्लाइसिस का कट जो सा है वो बड़ा या छोटा होगा। अगर मैं इसी स्लाइसिस का कट 30 mm पे कर लूं तो ब्रेड यहाँ से कटेगी और फिर ब्रेड यहाँ से कटेगी। तो अगर छोटा सा कोई भी लीजन, कोई भी चोट होगी इधर बीच में, तो वो तो मिस हो जाएगी। सो मुझे छोटे स्लाइसिस रखने चाहिए, या तो हमें स्टैंडर्ड स्लाइसिस रखने चाहिए या मजीद हमें डिटेल चाहिए तो हमें इससे भी छोटे स्लाइसिस रखने चाहिए। लेकिन बड़े स्लाइसिस के अंदर हम डिटेल मिस कर जाएंगे, इसको आप कहोगे ऑपरेटर आर्टिफैक्ट। सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, स्लाइसिस वाला। जी मैं बता रहा हूँ, स्लाइसिस वाला कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ठीक है, स्लाइसिस में क्या होता है कि आपकी जो एक्सरे, ये जो सीटी स्कैन की मशीन है ना, ये आपका समझ ले ब्रेन है। ठीक है। आप ब्रेन को आप वहां पर जब बैठते हो ना कंसोल पे, तो कंसोल पे वो मांगता है कि आपको कितने स्लाइसिस काटने हैं। मतलब आपने किस लेवल के ऊपर इमेजेस लेने हैं, कितना कितने सेक्शन पे इमेजेस लेने हैं। सो वहां पर आप सेटिंग डालते हो, 5 से 10 की डालते हो, कुछ 30 की भी डाल देते हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस 5 to 10 mm की डाली जाती है। सो अगर यही वाली साइज स्लाइसिस का कट मैं ज्यादा डाल दूंगा, 30 mm का डाल दूंगा, तो एक स्लाइस समझे यहाँ से उसने इमेज लिया और एक इमेज यहाँ से लिया, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है, लेट सपोज यहाँ पर फंगस लगी हुई है छोटी सी, वो फंगस तो मिस होगी ना, मुझे वो फंगस तो नजर नहीं आएगी अगर स्लाइसिस बड़े होंगे। अगर स्लाइसिस छोटे होंगे तो मुझे वो फंगस या इवन छोटी सी भी डिटेल या छोटी सी भी प्रॉब्लम जो है मुझे शो हो जाएगी। सो गॉट माई पॉइंट? आप लोगों को सबको समझ आई है स्लाइसिस का कॉन्सेप्ट? सो अगर यहाँ पर स्लाइसिस बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा कि आप मिस कर जाओगे। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। मैंने एक केस आया, छोटा बच्चा था, यूज्ड एनीवेयर, ऑल लार्जर स्लाइसेस यूज एनीवेयर। लार्जर स्लाइसेस अमूमन जो है यूज नहीं होता, स्टैंडर्ड जो है 5 to 10 का है, 15 तक आप जा सकते हो। ठीक है, बट समटाइम्स पता नहीं ना होता आपको, तो आप स्लाइसेस बड़े डाल देते हो।
ठीक है। सो इस तरह मिस्टेक हो जाती है। सो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा एक्सीडेंट के साथ आया, छोटा सा था, कुछ 6-7 साल का। सो मेरे पास स्कैन आया। मैंने ब्रेन विंडो देखा। ब्रेन विंडो पे मुझे अंदाजा हो गया कि जो है बोन विंडो का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बोन विंडो में ब्रेन विंडो इतने अच्छा बोन विंडो को नहीं दिखाता। तो मुझे फ्रैक्चर तो सस्पेक्ट हो गया, वो तो इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस का बेस था। सो मैंने कहा बोन विंडो डाली ही नहीं जहां पर, तो फ्रैक्चर है। फिर मैंने कहा कि जाके अपने हाउस ऑफिसर को कि आप जाओ बेटा और जाकर आप सीटी स्कैन की पूरी इमेज लेकर आओ, वीडियो बना के लाओ। सो फिर उसने वो स्लाइसिस ऐड किए जो कि फ्रैक्चर वाले स्लाइसिस थे। सो क्या था, स्लाइसिस बहुत बड़ा लिया हुआ था, तो उसके अंदर जो फ्रैक्चर वाले स्लाइसिस थे वो मिस हो गए थे। ठीक है। सो गॉट माई पॉइंट। सबको ये बात समझ आ गई स्लाइसिस वाली। सो दिस इज एन ऑपरेटर आर्टिफैक्ट। ठीक है। जो ऑपरेटर जो है ना, जैसे अल्ट्रासाउंड के मामले में होता है, अल्ट्रासाउंड भी ऑपरेटर डिपेंडेंट है। अगर करने वाला बहुत अच्छा है तो वो अच्छी आपको डिटेल्स दे देगा, और अगर अच्छा नहीं है तो वो फिर आपको अच्छी डिटेल्स नहीं देगा। सो ये भी समटाइम्स कुछ आर्टिफैक्ट्स आपके ऑपरेटर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ मशीन डिपेंडेंट है, कुछ पेशेंट डिपेंडेंट है। तो बेटा 3.5 मिनट हमारे पास हैं इस सेशन को क्लोज करने के लिए, तो हम जितना रैप अप होएगा उतना करेंगे, बाकी फिर इससे फर्दर हम कल चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो टेक्निक ये देखो, स्लाइसिस की दोबारा बताई हुई है, 5 से 10 मिलीमीटर की। सो ऐसे स्लाइसिस, यानी कि स्लाइसिस का कहने का मतलब है आसान अल्फाज के अंदर कि एक्सरे मशीन जा रही है, ये सीटी स्कैन एक्सरेज फेंक रही है, इस लेवल के ऊपर आपके पास कट्स आ रहे हैं उस ब्रेन के पार्ट्स के। ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ सिटी ब्रेन, क्या वो बात आ गई जो मैं आप लोगों के साथ पहले कर रहा था। तो क्वालिटी ऑफ द सिटी स्कैनर मशीन कैसी है, स्किल्स ऑफ रेडियोग्राफर एंड द कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट। देयर आर कॉमन आर्टिफैक्ट्स दैट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन व्हेन व्यूइंग सिटी ब्रेन इमेजेस। सही है। सो ओके। सो इस इमेज के अंदर जो है वो हमें बताया गया है कि ये मैंने इमेज खुद डाल दी थी, हमारा एमआरआई पे लेक्चर नहीं है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये एमआरआई की इमेज है एक, और ये आपकी सिटी स्कैन ब्रेन की इमेज है। सो सीटी के अंदर जो आपकी बोन है वो वाइट नजर आती है। आगे हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइपोडेंसिटी एंड हाइपर डेंसिटी। ठीक है। सो ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन अभी हम आपके आसानी के लिए ये बंदा करता है। ये व्हाइट कलर की जो आपको नजर आ रही है वो बोन है। ठीक है। और जो अंदर आपको ये जो ग्रे ग्रे नजर आ रहा है ये आपका ब्रेन पार्ट है। और जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है। सो ब्रेन के जो एमआरआई है उसके अंदर पहला फर्क तो ये आता है कि उधर जो बोन है वो आपकी ब्लैक नजर आती है। सो द बोन इज ब्लैक। ठीक है। दूसरा, ब्रेन के अंदर डिफरेंशिएशन बड़ी अच्छी होती है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये जो वेंट्रिकल्स के साइडों पे जो सिपेज हो रही है वो बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी नजर आई, जो कि हमें सिटी ब्रेन में नजर, इसमें सिटी में नजर नहीं आती। सो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको बहुत अच्छा दिखाता है एमआरआई। एमआरआई ब्रेन ट्यूमर्स को बहुत अच्छा दिखाता है, इन्फेक्शंस को बहुत अच्छा दिखाता है, बट बोन्स को, ब्लड को, इमरजेंसी केसेस की सूरत में सीटी जो होता है वो ज्यादा अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सो हर मशीन की और हर मोडालिटी का अपना फायदा है, बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ मुझे यूटिलाइज करना है। आपके हॉस्पिटल में दोनों मौजूद हैं। लेट सपोज एक एक्सीडेंटल केस आया है आरटीए के साथ, उसका GCS 7 है। अब आपके पास दोनों मोडालिटी मौजूद है, एमआरआई भी मौजूद है और सीटी स्कैन भी मौजूद है, तो आप क्या करवाओगे बताएं मुझे। तो सीटी स्कैन वाई एमआरआई डॉक्टर शहजाद, एमआरआई वाई। वो बेचारा मरीज बहुत क्रिटिकल है। एमआरआई को 30 मिनट्स लगेंगे आपकी बनाने के लिए इमेज। दूसरा, एक्यूट ब्लड है उसके अंदर हो सकता है। सो रीजन क्या होगी सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन एक तो आपको फौरन फास्ट बता देगा, नंबर एक। नंबर टू, आपको ब्लड अगर एक्यूट है तो अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगा, अगर बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं तो भी इंफॉर्मेशन दे देगा। सो आप अभी ट्यूमर तो सस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो तो एक्सीडेंटल केस आया है। एक्सीडेंटल केस है और इन सारी सूरतों में आपने करना है। हमारे पास 1 मिनट रह गया है। ठीक है। सो हम हाँ बस आखिरी स्लाइड है। व्हेन टू प्रेफर सीटी ओवर एमआरआई, ट्रॉमा और एक्यूट इमरजेंसी सेटिंग्स में वेयर टाइम इज इंपॉर्टेंट। व्हेन रूलिंग आउट बोनी इंजरीज एंड ब्लीड आर इजीली पिक्ड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू एमआरआई, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, आप एमआरआई नहीं करवा सकते। किसी को दिमाग के अंदर क्लिपिंग हुई हुई है, किसी को पेस मेकर डला हुआ है, आप उसमें एमआरआई नहीं करवा सकते। ठीक है ना। किसी को जरा इम्प्लांट डला हुआ है वो वाला। कैस्ट्रोफोबिक पेशेंट जो डरते हैं, जिनको खौफ आता है,